Hello everyone. Today again we start chapter 6 of class 12th biology, that is molecular basis of inheritance। और इसके कई पार्ट्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, जिसमें हमने डीएनए के बारे में पढ़ा, आरएनए के बारे में पढ़ा, उनके डिफरेंसेस के बारे में पढ़ा, रेप्लिकेशन पढ़ा, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा। अब जो हमारा टॉपिक पढ़ना है वो जेनेटिक कोड के बारे में है। जेनेटिक कोड कैसे डिस्कवर हुआ, कैसे कौन कौन से साइंटिस्ट उसमें लगे बताने में, और जेनेटिक कोड्स होते कौन कौन से हैं, और किस तरह के कौन से अमाइनो एसिड को वो कोड करते हैं, कैसे प्रोटीन बनता है, ये सब यहाँ पे पढ़ना है। और प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है वो नेक्स्ट पार्ट है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम बहुत थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेंगे बस अमाइनो एसिड के बारे में। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? अमाइनो एसिड जो हैं उनमें एक अमीन ग्रुप होता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एक तरह से सब्स्टिट्यूटेड मीथेन होते हैं, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। मीथेन में से 3 हाइड्रोजन हटा के अलग अलग ग्रुप्स लगाए जाते हैं, और क्योंकि इसमें अमीन ग्रुप भी होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी होता है, इसलिए इसे कहते हैं अमाइनो एसिड। और मीथेन का डेरिवेटिव हम साथ देख लेते हैं स्ट्रक्चर थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए कार्बन है मीथेन का, इसका एक हाइड्रोजन है। मीथेन में कितने हाइड्रोजन होते हैं? 4 हाइड्रोजन होते हैं। जैसे हम सब जानते हैं मीथेन का स्ट्रक्चर 4 हाइड्रोजन होते हैं। इन 4 हाइड्रोजन को एक एक करके हम हटाएंगे और इन हाइड्रोजन के प्लेस पे हम दूसरे ग्रुप्स को लगाएंगे। जैसे एक हाइड्रोजन हटाने के बाद हम यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगाते हैं। एक मिनट फिर से देखते हैं। जो सब मीथेन ग्रुप था, मीथेन ग्रुप, मीथेन में 4 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, इस तरह से। तो इन चारों हाइड्रोजन में से 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम दूसरे ग्रुप लगाते हैं। तो अगर हम पहला जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करते हैं, पहले हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिए हमने, फिर यहाँ पे हम पहले हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे और इस हाइड्रोजन के जगह हम एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा देंगे, C डबल बॉन्ड OH, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दिए। दूसरा हाइड्रोजन रिप्लेस करके हम यहाँ पे एक दूसरा हाइड्रोजन रिप्लेस करके यहाँ पे एक अमीन ग्रुप लगा देते हैं। अमीन ग्रुप यहाँ लगा दिए NH, और तीसरे हाइड्रोजन के जगह हम एक वेरिएबल ग्रुप लगा देंगे R। जैसे जैसे हम ये R बदलते जाएंगे, ये R कुछ भी हो सकता है, जैसे हाइड्रोजन हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, मतलब अलग अलग ग्रुप्स हो सकते हैं। और जैसे जैसे हम इन R को चेंज करेंगे हमें नए नए अमाइनो एसिड मिलेंगे। तो इस तरह से R ग्रुप को चेंज करके हमें कई अमाइनो एसिड मिल सकते हैं। लेकिन जो अमाइनो एसिड प्रोटीन बनाते हैं वो केवल 20 अमाइनो एसिड होते हैं। मतलब जो हमारे नेचर में प्रोटीन बनते हैं वो केवल 20 अमाइनो एसिड से बनते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि नेचर में 20 अमाइनो एसिड ही पाए जाते हैं। नेचर में बहुत अमाइनो एसिड पाए जाते हैं, लेकिन प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमाइनो एसिड रिक्वायर्ड होती हैं। तो ये अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है। इसमें अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में हमारा एक है अमीन ग्रुप, यहाँ पर आप देख सकते हैं अमीन ग्रुप, ये है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ये तीसरा वेरिएबल ग्रुप होता है। और इन वेरिएबल ग्रुप को हम चेंज करके दूसरे अमाइनो एसिड बनाते हैं। अगर ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसी अमाइनो एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीन ग्रुप की संख्या बराबर है, यानी दोनों बराबर नंबर में है, तो ये न्यूट्रल अमाइनो एसिड हो जाता है। अगर इनमें अमाइनो एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज़्यादा है तो ये एसिडिक अमाइनो एसिड हो जाएगा, अमीनो ग्रुप ज़्यादा है तो बेसिक अमाइनो एसिड होगा। इस तरह से करके 20 अमाइनो एसिड जो प्रोटीन बनाने के लिए है वो हमें पढ़ना होता है। और ये जो डिटेल है वो क्लास 11th में पढ़ाया जाता है बायोमोलिक्यूल में, और क्लास 12th में भी, लेकिन केमिस्ट्री पार्ट में पढ़ाया जाता है ये बायोमोलिक्यूल्स में अमाइनो एसिड के बारे में। तो वहाँ आप डिटेल और सारे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, यहाँ बस हम थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेंगे और आगे बढ़ जाते हैं। देन आगे स्टार्ट करते हैं।
During replication and transcription, a nucleic acid was copied to form another nucleic acid. रेप्लिकेशन के समय और ट्रांसक्रिप्शन के समय एक न्यूक्लिक एसिड की कॉपी की जाती थी दूसरे न्यूक्लिक एसिड में। जैसे रेप्लिकेशन के समय एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनता था, मतलब एक डीएनए के एक स्ट्रैंड से दूसरा स्ट्रैंड प्रिपेयर करके दो डीएनए बन जाते थे। और ट्रांसक्रिप्शन के समय क्या होता था कि एक डीएनए से की कॉपी करके हम डीएनए के एक सेगमेंट की एक स्ट्रैंड की कॉपी करके हम आरएनए बनाते थे, वो ट्रांसक्रिप्शन में था। और इन दोनों प्रोसेस में हम कॉम्प्लीमेंटैरिटी का रूल फॉलो करते थे। मतलब अगर हमें एक स्ट्रैंड के बेस सीक्वेंस का ऑर्डर पता है तो उसके कॉम्प्लीमेंटरी बेसिस का सीक्वेंस का दूसरा स्ट्रैंड हम बना सकते थे। Hence, these processes are easy to conceptualize on the basis of complementarity. कॉम्प्लीमेंटैरिटी के बेसिस पे ये जो प्रोसेसेस हैं वो इजी होते हैं कॉन्सेप्चुलाइज के लिए, समझने के लिए या कॉन्सेप्ट बनाने के लिए ये आसान होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे कॉम्प्लीमेंटैरिटी का रूल पता होता है। अगर हमें कोई एक स्ट्रैंड दे देता है तो दूसरा कॉम्प्लीमेंटरी स्ट्रैंड हम खुद से बना सकते हैं। लेकिन the process of translation require transfer of genetic information from a polymer of nucleotide to synthesize a polymer of amino acid. लेकिन ट्रांसलेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि हम जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसका यूज़ करते हैं, मतलब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफ़र होता है न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर से अमाइनो एसिड के पॉलीमर्स में। मतलब कि जेनेटिक ट्रांसलेशन के समय क्या होता है कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कोडेड है न्यूक्लियोटाइड में उसका हम यूज़ करके अमाइनो एसिड का पॉलीमर बनाते हैं। अमाइनो एसिड के पॉलीमर से फिर प्रोटीन बनता है। नीदर डज एनी कॉम्प्लीमेंटैरिटी एग्जिस्ट बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड्स एंड द अमाइनो एसिड नॉर कुड बी ड्रॉन थियोरेटिकली। ना ही कोई कॉम्प्लीमेंटैरिटी होता है न्यूक्लियोटाइड्स और अमाइनो एसिड के बीच में, ना ही हम ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब इन दोनों के बीच में कोई कॉम्प्लीमेंटैरिटी नहीं होती है और ना ही थियोरेटिकली हम बता सकते हैं। देयर एग्जिस्टेड एम्पल एविडेंसेस, और इसके कई एग्जाम्पल्स भी हैं, दो टू सपोर्ट द नोशन दैट चेंज इन अमाइनो एसिड were responsible for change in nucleic acid was responsible for change in amino acid in protein. This led to the proposition of genetic code that could direct the sequence of amino acid during protein synthesis. मतलब कि क्योंकि अगर हम देखें कि अगर हम जेनेटिक कोड के सीक्वेंस को बदल देते हैं तो जो बनने वाला पॉलीमर अमाइनो एसिड का होगा वो भी चेंज हो जाता है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो न्यूक्लियोटाइड से ही अमाइनो एसिड में ट्रांसफ़र हो रहा है। क्योंकि अगर हम सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस बदल देते हैं तो बनने वाले प्रोटीन का भी सीक्वेंस बदल जाता है। इफ द डिटरमाइनिंग द बायोकेमिकल नेचर, इसको नेक्स्ट पेज में देखते हैं। इफ डिटरमाइनिंग द biochemical nature of genetic material and the structure of DNA was very exciting, the proposition and deciphering of genetic code was almost challenging. अगर जेनेटिक मटेरियल का नेचर बताना, बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल बताना, डिटरमाइनिंग द बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड द स्ट्रक्चर ऑफ DNA was very exciting, मतलब जेनेटिक मटेरियल का नेचर बताना और जो डीएनए था उसका स्ट्रक्चर बताना बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत इंटरेस्टिंग था। तो प्रोपोजिशन एंड डेसिफरिंग ऑफ जेनेटिक कोड वाज मोस्ट चैलेंजिंग। प्रोपोजिशन एंड डेसिफरिंग ऑफ जेनेटिक कोड वर मोस्ट चैलेंजिंग। जेनेटिक कोड के प्रोपोजिशन मतलब कैसे कौन कौन से जेनेटिक कोड होते हैं जो अमाइनो एसिड बनाते हैं और उनके जेनेटिक कोड के बारे में बताना, वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम था, बहुत ही चैलेंजिंग काम था।
In very true sense, it required involvement of scientists from several disciplines, physicist, organic chemist, बायोकेमिस्ट एंड जेनेसिस्ट. मतलब इन जेनेटिक कोड को बताने के लिए कई डिसिप्लिन के साइंटिस्ट की रिक्वायरमेंट हुई. मतलब फिजिसिस्ट भी हुए, आए जेनेटिक कोड को बताने में इन्वॉल्व हुए, बायोकेमिस्ट इन्वॉल्व हुए, ऑर्गेनिक केमिस्ट इन्वॉल्व हुए, जेनेसिस्ट इन्वॉल्व हुए. मतलब इतने अलग अलग सब्जेक्ट के साइंटिस्ट जो थे उन्होंने मिल के जेनेटिक कोड के बारे में बताया या डिसिफर किया, बताया, समझाया. It was George Gamow, a physicist. ये नाम याद रखिएगा. It was a George Gamow, a physicist, who argued that since there are only 4 bases and they have to code for 20 amino acid, the code should constitute a combination of bases. क्योंकि जो कोड हैं वो जो बेसेस हैं हमारे पास केवल 4 बेसेस हैं, लेकिन जो अमाइनो एसिड हैं वो 20 टाइप्स के हैं. मतलब हमारे पास बेसेस तो केवल 4 ही हैं, लेकिन जो बनने वाले अमाइनो एसिड है प्रोटीन बनाने के लिए वो 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड हैं. तो ये जो बेसेस हैं इनके कॉम्बिनेशन से ही अमाइनो एसिड बनने का कोड बना होगा. इनके कॉम्बिनेशन मतलब अकेले बेस नहीं बनाता होगा, इनके कॉम्बिनेशन बनाते हैं. क्योंकि बेस तो हमारे पास 4 ही हैं, अगर एक बेस कोई अमाइनो एसिड बनाता तो 4 ही बन पाते. तो इसलिए ये बेसेस नहीं, बेसेस के कॉम्बिनेशन जो हैं वो अमाइनो एसिड बनाएंगे. ही सजेस्टेड दैट इन ऑर्डर टू कोड फॉर ऑल 20 अमाइनो एसिड द कोड शुड बी मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स. तो क्योंकि 20 अमाइनो एसिड को कोड करना है, इसलिए ये बेसेस कम से कम 3 बेसेस मिलके एक अमाइनो एसिड को बनाते होंगे, का कोडिंग करते होंगे. एंड दिस वॉज वेरी बोल्ड प्रपोजिशन बिकॉज ये इतना बोल्ड प्रपोजिशन इसलिए था, इतना स्पष्ट उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि अ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ 4 to the power 3 would generate 64 codons, generating many more codon than required. ये बोल्ड प्रपोजिशन इसलिए था क्योंकि अगर हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखें 4 to the power 3 का यानी 4 into 4 into 4 would generate 64 codons. 64 codons जनरेट कर देंगे. हमें चाहिए कितने थे? अगर हमें 20 अमाइनो एसिड को कोड करना है तो एटलीस्ट कम से कम 20 कोडॉन तो होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे हमारे 64 कोडॉन्स हैं. मतलब जितना हमें रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा कोडॉन्स हमें मिल गए. इसीलिए इनका जो जॉर्ज गैमो का प्रपोजिशन था वो सही निकला. प्रोवाइडिंग प्रूफ दैट कोडॉन वॉज ट्रिपलेट वॉज अ मोर डॉन्टिंग टास्क. जो ये प्रूफ देना था कि कोडॉन एक ट्रिपलेट का बना, ये बहुत ही चुनौतीपूर्वक काम था. ये काम बहुत ही चुनौतीपूर्वक था कि कोडॉन जो है वो ट्रिपलेट ऑफ बेसिस से बना हुआ है. और थोड़ा सा आगे पढ़ने के पहले हमें कुछ साइंटिस्ट के कॉन्ट्रीब्यूशंस को देख लेते हैं. जैसे जॉर्ज गैमो को हमने देख लिया, उन्होंने क्या कहा था कि ही प्रपोज्ड दैट. जॉर्ज गैमो ने क्या कहा था पहले वो देख लेते एक बार. ही प्रपोज्ड दैट स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 3 bases फॉर्म 1 कोड वर्ड फॉर अमाइनो एसिड कॉल्ड कोडॉन. उन्होंने क्या कहा था कि स्पेसिफिक सीक्वेंस कोड जो हमारे बेसेस हैं उनका एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा बेसेस का, वो एक कोड वर्ड बनाएगा जिसे हम कोडॉन कहते हैं अमाइनो एसिड को बनाने के लिए. मतलब उन्होंने जॉर्ज गैमो ने अभी जो बताया उन्होंने कहा था कि बेसिस को एक इस तरह से एक स्पेसिफिक सीक्वेंस दिया जाएगा जिसकी जो कि एक कोडॉन कहलाएगा और वो कोडॉन एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड बनाएगा. ठीक है. मार्शल नीरेनबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने क्या कहा था, सिंथेसाइज द आरएनए आर्टिफिशियली बाय रिपीटिंग 1 बेस. और उन्होंने मार्शल नीरेनबर्ग ने क्या किया था कि उन्होंने आरएनए की सिंथेसिस की थी आर्टिफिशियली उन्होंने आरएनए बनाया था किसी एक बेस को रिपीट करते हुए. मतलब अगर ए को रिपीट करा तो ए को रिपीट करते हुए उन्होंने एक आरएनए की सिंथेसिस की थी आर्टिफिशियली. ये सब पॉइंट्स बस थोड़ा सा याद करने वाली हैं, याद कर लीजिए. ज़्यादा इसमें सोचने की कोई बात नहीं, बस याद कर लीजिए. सेव्रो ओकोवा एक साइंटिस्ट थी. शी डिस्कवर्ड एन एंजाइम
पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम। शेवरो ओकोवा ने क्या किया था, एक एंजाइम को डिस्कवर किया था या उन्होंने बनाया था, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम। और ये एंजाइम का क्या काम था, दिस एंजाइम कैन सिंथेसाइज आरएनए आर्टिफिशियली विदाउट डीएनए। और ये एक ऐसा एंजाइम था जो आरएनए की सिंथेसिस कर सकता था आर्टिफिशियली विदाउट द हेल्प ऑफ डीएनए। क्योंकि पहले हम देख रहे थे कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो था हमारे नेचर में पाया जाता था, वो क्या करता था कि डीएनए की कॉपी करके आरएनए बनाता था। लेकिन इन्होंने एक ऐसा एंजाइम बना दिया जो एंजाइम आरएनए को बनाता तो है आर्टिफिशियल, लेकिन यहाँ डीएनए का यूज़ नहीं करता है। तीसरे साइंटिस्ट कौन थे, ये हमारे इंडिया के साइंटिस्ट डॉक्टर हरगोविंद खुराना developed a technique to synthesize artificial mRNA by repeating the sequence of more than one bases। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने क्या कहते हैं, एक ऐसा टेक्निक बनाया था जो आर्टिफिशियल मैसेंजर आरएनए को बना रहा था बाय रिपीटिंग सीक्वेंस ऑफ मोर देन वन बेसिस। मतलब रिपीटिंग सीक्वेंस एक से ज़्यादा बेसिस का करके, मतलब कई बेसिस को रिपीट कर करके उन्होंने एक आर्टिफिशियल मैसेंजर आरएनए बनाया था। तो इतने पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। द केमिकल मेथड डेवलप्ड बाय डॉक्टर हरगोविंद खुराना वाज इंस्ट्रूमेंटल इन सिंथेसाइज आरएनए मॉलिक्यूल विथ डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस, होमोपॉलीमर्स एंड कोपॉलीमर्स। तो इन्होंने क्या किया था कि आरएनए मॉलिक्यूल की सिंथेसिस की थी। इन्होंने एक ऐसा मेथड बताया था जिससे आरएनए मॉलिक्यूल बन रहा था, पता है ना, मोर देन वन बेसिस को रिपीट करके आरएनए मॉलिक्यूल की सिंथेसिस की थी। इन्होंने एक ऐसा मेथड बताया था जिससे कि मैसेंजर आरएनए बनता था मोर देन वन बेसिस को रिपीट करके। मार्शल नीरेनबर्ग सेल फ्री सिस्टम टू फॉर प्रोटीन सिंथेसिस फाइनली हेल्प द कोड टू बी डिसिफर्ड। और मार्शल नीरेनबर्ग जो थे उन्होंने एक सेल फ्री सिस्टम बनाया था प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, जो कि कोड जो बन रहा है उसको डिसिफर बताने में मदद किया था। मतलब ऐसे प्रोटीन सिंथेसिस किया था कि जो कोड्स थे उस कैसे कौन कौन से कोड कौन से अमाइनो एसिड बना रहे हैं ये बताने में मदद मिली थी। शेवरो ओकोवा एंजाइम polynucleotide phosphorylase was also helpful in polymerizing RNA with defined sequence of template independent manner। मतलब अब बताए कि जो शेवरो ओकोवा एंजाइम था पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, वो भी हेल्पफुल हुआ किस लिए, पॉलीमराइजिंग आरएनए विथ डिफाइंड सीक्वेंस इन टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। मतलब आरएनए बनाने में, एक डिफाइंड सीक्वेंस में आरएनए बनाने में टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर, मतलब कि टेम्पलेट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी कि डीएनए पे डिपेंड किए बिना आरएनए बनाने की जो मतलब मदद मिल रही थी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम बना रहा था इन द टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर, टेम्पलेट पे डिपेंड नहीं कर रहा था। फाइनली अ चेकरबोर्ड फॉर जेनेटिक कोड वॉज प्रिपेयर्ड। और इन लोगों के वर्क के बाद, बहुत एक्सपेरिमेंट्स के बाद, आरएनए बनाने के बाद, फिर करते क्या थे उन लोग, आरएनए बनाते थे आर्टिफिशियली, फिर उस आरएनए में देखते थे कौन कौन से कोड हैं, फिर उस कोड के प्रोटीन सिंथेसिस करवाते थे, देखते थे कौन सा कोड बन रहा से कौन सा अमाइनो एसिड बन रहा है। इस तरह से करके उन्होंने बहुत मेहनत के बाद, बहुत चैलेंजेस के बाद फिर एक चेकर बोर्ड बनाया, एक बोर्ड बनाया जिस पे सारे कोडॉन्स लिखे गए हैं और कौन से कोडॉन कौन से अमाइनो एसिड बनाते हैं ये भी दिखा गया है। अब ये चेकर बोर्ड देखते हैं हम। ये हमारा जो वेरियस अमाइनो एसिड के चेकर बोर्ड बना था, देखिए यहाँ पे बेसेस हैं U C A G, फिर अगेन U C A G, और फिर U C A G U C A G U C A G, इस तरह से करते हुए अलग अलग कोड्स का उन्होंने बनाया है। अब देखिए कैसे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं U U U करके 3 बेसेस हैं, एक लिया जाएगा यहाँ से, एक U पहला यहाँ से लिया जाएगा, दूसरा U यहाँ से लिया जाएगा, तीसरा U यहाँ से लिया गया है। तो 3 U से बनता है PH यानी फिनाइल एलेनिन कहते हैं उसको। फिर
पहला यू तो ये, तो पूरे सीरीज में यू होगा, फिर दूसरे में सी है तो दूसरे पोजीशन पे सी और तीसरे पोजीशन पे भी यू रहेगा। मतलब कि इसमें किस तरह से देखा जाता है, जेनेटिक कोड किस तरह से देखा जाता है बता दे रहे हैं एक तो। जैसे कि यहाँ पे देखिए सिंपल है, पहला जब यू लिखा हुआ है यहाँ पे यू, मतलब इस वाले पूरे बॉक्स में, इस वाले पूरे बॉक्स में यू रहेगा, इस पूरे बॉक्स में, इसमें नहीं, इस पूरे बॉक्स में पहला लेटर जो होगा वो यू होगा। उसके बाद यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे जो यू लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है कि इस सेकंड वाले बॉक्स में, यानी कि इस पूरे बॉक्स में हमारा यू रहेगा, सेकंड पोजीशन पे यू रहेगा। और तीसरा जो कोडॉन का कोड है वो यहाँ से आएगा, इस पोजीशन से आएगा। तो ये जिस पोजीशन पे जो रहेगा उस हिसाब से आएगा। जैसे कि यहाँ पे पहले में यू है तो इस यू से थर्ड पोजीशन में, इन सारे में थर्ड पोजीशन पे यू आएगा, फिर थर्ड पोजीशन पे इस तरह से सी आएगा, इस थर्ड पोजीशन पे ए आएगा, इस तरह से इस थर्ड पोजीशन पे जी आएगा। इस तरह से उन्होंने कोड किया और मैसेंजर आरएनए बनाए, उन मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनाया और फिर देखा कि अमाइनो एसिड के सीक्वेंसेस देखे और उन सीक्वेंसेस में देखा कि किन कोड से कौन से अमाइनो एसिड बन रहे हैं। इसको याद नहीं करना है, इसमें कुछ कुछ पॉइंट हैं उसको हमें ध्यान देना है, उन पॉइंट को याद करना है। ये चेकर बोर्ड ही याद करना है। जैसे फर्स्ट पोजीशन यहाँ दिया हुआ है, देख लीजिए फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड पोजीशन ये दिखा हुआ है और थर्ड पोजीशन ये दिया हुआ है। तो इस तरह से अगर सीक्वेंस अमाइनो एसिड के दे, मतलब न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस दे दिया तो हमें देख के अब प्रोटीन के जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस बता देना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए हम कोई आरएनए है, मैसेंजर आरएनए, हम लिख देते हैं वहाँ पे यू ए सी जी ए सी, तो यहाँ पे हमारे तीन, पहले तो ट्रिपलेट ऑफ बेसिस बनते हैं, ट्रिपलेट ऑफ बेसिस से हमारे कोड बनेंगे, तो तीन तीन पहले अलग कर लिए। अब देखेंगे यू ए सी का क्या कोड है, तो पहले पोजीशन पे यू है, यानी पहले सेक्शन में यू पे जाएंगे हम, यहाँ पे यू है। सेकंड पोजीशन पे ए है, यानी कि इस पोजीशन में, सेकंड पोजीशन का यहाँ पे है तो ए में जाएंगे। फिर थर्ड पोजीशन पे क्या है, सी है, तो यहाँ पे सी जाएंगे, यानी कि हमारा ये वाला जो बनेगा यू ए सी। अब यू ए सी से क्या बन रहा है यहाँ पे, टायरोसिन, क्या वाई आर मायने टायरोसिन, टी वाई आर, ठीक है। अब सेकेंड कोडॉन देखते हैं, बना है हमारा जी है, तो पहले पोजीशन पे जी है तो यहाँ पे देखते हैं, हाँ जी यहाँ पे है। फिर दूसरे पोजीशन पे ए, यानी सेकंड पोजीशन पे, यानी कि ये वाला हमारा सेकंड पोजीशन आएगा इधर इस वाले बॉक्स में। और थर्ड पोजीशन पे सी है, यानी कि इस पॉइंट पे यहाँ पे, तो यहाँ देखें जी ए सी मिल गया हमको, ये हमारा जी ए सी में क्या है, ए एस पी यानी एस्पार्टिक एसिड है। या इसमें जो कोडॉन्स होंगे इनके जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं, ये शॉर्ट फॉर्म्स जो आप क्लास, अगर आपको जानना है तो क्लास 12th में केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल चैप्टर है, वहाँ पे सारे दिए हुए हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कौन सा शॉर्ट फॉर्म है। टायरोसिन जी ए सी का देख लेते हैं, जी ए सी क्या है, ए एस पी। तो हमारी ये इस तरह से हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर चेकर बोर्ड दे दिया तो पूछेगा कि कौन से कोडॉन का कौन सा अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होगा, इस तरह से हम पता करेंगे। तो आई होप ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो हमें देखने होंगे कि इन कोडॉन से रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट हमें ध्यान देने हैं। अब देखते हैं जेनेटिक कोड के कुछ सैलिएंट फीचर्स के फीचर्स के बारे में देखते हैं। द कोडॉन इज ट्रिपलेट, ये तो हमें पता है कि कोडॉन जो होंगे अमाइनो एसिड को कोड करेंगे वो कोडॉन ट्रिपलेट ऑफ बेसिस होंगे। 61 कोडॉन कोड फॉर अमाइनो एसिड एंड 3 कोडॉन डू नॉट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड, हेंस दे फंक्शन एज स्टॉप कोडॉन। 3 कोडॉन ऐसे होते हैं उन 64 कोडॉन्स में से जो किसी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनको हम क्या कहते हैं, स्टॉप कोडॉन। और 61 कोडॉन्स जो होते हैं वो अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। पहला पॉइंट ये है याद करना, और ये सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए, ये पॉइंट्स पूछा जा सकता है। तो 3 जो कोडॉन, एक कोडॉन होगा वो 3 बेसिस से मिलकर बना होगा, और
64 कोडॉन्स में से 61 कोडॉन अमाइनो एसिड के लिए कोड करते हैं, जबकि 3 कोडॉन ऐसे हैं जो कुछ अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, जिनको हम स्टॉप कोडॉन कहते हैं। और स्टॉप कोडॉन कौन कौन से होते हैं? UAA, दूसरा स्टॉप कोडॉन होता है UAG, और तीसरा स्टॉप कोडॉन होता है UGA। इन तीनों स्टॉप कोडॉन को आप याद रखेंगे, ये कोडॉन पूछे जाते हैं कौन सा स्टॉप कोडॉन है। और ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि जैसे कि हमें एक RNA mRNA का सीक्वेंस दे दिया, उस mRNA के सीक्वेंस में हम देखेंगे कि बीच में कहीं स्टॉप कोडॉन तो नहीं आ गया। अगर बीच में कहीं स्टॉप कोडॉन आ गए हैं तो वहीं से हम अपनी कोडिंग को स्टॉप कर देंगे, मतलब उसके आगे अमाइनो एसिड नहीं बनाएंगे। तो 3 कोडॉन याद करने वाले हैं, UAA, UAG और UGA। 3 कोडॉन याद करने हैं, ये स्टॉप कोडॉन है, ये याद होने चाहिए ज़रूर से। Some amino acid are coded by more than one codon, hence code is degenerate। तो कुछ अमाइनो एसिड जो होते हैं वो एक से ज़्यादा कोडॉन के द्वारा कोड किए जाते हैं। मतलब कि अमाइनो एसिड एक ही होगा लेकिन कई कोडॉन, एक से ज़्यादा कोडॉन मिलके उसको कोड करते हैं। मतलब एक कोडॉन है तो वही अमाइनो एसिड का, दूसरा कोडॉन भी एक ही अमाइनो एसिड का, तीसरा कोडॉन भी उसी सेम अमाइनो एसिड का रहा है, इस तरह से। तो हमने देखा कि एक कोडॉन के लिए एक अमाइनो एसिड के लिए मोर देन वन कोडॉन कोड करते हैं, यानी डिजेनरेट है। डिजेनरेसी मतलब ये होता है, डिजेनरेसी ऑफ अमाइनो एसिड मतलब एक अमाइनो एसिड के लिए मोर देन वन कोडॉन पाए जाते हैं। ऐसा होता है कि अमाइनो एसिड तो एक ही, क्योंकि देखिए 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड हैं, जबकि हमारे पास कोडॉन 61 अमाइनो है, 61 कोडॉन्स हैं। मतलब ज़रूर ऐसा हो सकता है कि एक ही अमाइनो एसिड के लिए मोर देन वन कोडॉन हो, ऐसा होता भी है, क्योंकि हमारे पास तो 20 अमाइनो एसिड है और कोडॉन 61 है। तो हो सकता है कि एक के लिए 2-4 कोडॉन हो, किसी के लिए एक ही हो, किसी के लिए 3 हो, इस तरह से करके। डिजेनरेसी ऑफ कोडॉन का मतलब है कि कोडॉन अमाइनो एसिड एक है और उसको कोड करने वाले मोर देन वन कोडॉन है, उसे डिजेनरेट कहते हैं। तो डिजेनरेट कोडॉन क्या होते हैं? डिजेनरेट होते हैं, और कोडॉन डिजेनरेट होते हैं। द कोडॉन इज डिजेनरेट, कोडॉन इज ट्रिपलेट, और 61 कोडॉन कोड फॉर अमाइनो एसिड and 3 codon do not code anything. Stop codon इन्हें कहते हैं। The codon is read in messenger RNA in a contiguous fashion. There are no punctuation। मतलब जो हमारे कोडॉन्स हैं मैसेंजर आरएनए में, उन्हें हम लगातार गिनते हैं, वहाँ कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं होता, रुकावट नहीं होती। जैसे अगर हम कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, वहाँ कुछ पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, वहाँ रुकते हैं। लेकिन मैसेंजर आरएनए में ऐसा कुछ नहीं होता, ये लगातार पढ़े जाते हैं। जैसे अगर हम लिखा हुआ है, कोडॉन लिखे हुए हैं UACGACGU, इस तरह से लिखा हुआ है सी, तो ये कोडॉन ऐसा नहीं कि यहाँ पे कॉमा है, यहाँ रुक के पढ़े, नहीं, ये सब लगातार होते हैं, एक सीक्वेंस में लगातार होते हैं कोडॉन्स। एक पंक्चुएशन नहीं होता, इसमें रुकावट नहीं होती है। दो कोडॉन इज नियरली यूनिवर्सल। जो कोडॉन होते हैं वो नियरली यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल का मतलब क्या? चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे ह्यूमन हो, चाहे कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म हो, सबके के लिए वो जो एक कोडॉन है वो वही वाला अमाइनो एसिड कोड करेगा। जैसे अगर कोई कोडॉन है, मान लीजिए AUG, तो ये AUG कोडॉन जो है ये मेथियोनिन को कोड करता है। तो अगर वो ह्यूमन में AUG हो, या बैक्टीरिया में AUG हो, या किसी कुत्ते या किसी बिल्ली में AUG कोडॉन है, तो मतलब वो मेथियोनिन को ही कोड करेगा। तो इसका मतलब यूनिवर्सल है। ऑर्गेनिज्म बदलने से वो कोडॉन नहीं बदलते। जो कोडॉन है वो नियरली यूनिवर्सल है, नियरली बोला जा रहा है, नियरली। कुछ एक्सेप्शंस भी होंगे, लेकिन कुछ एक्सेप्शन होते भी हैं माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन में, लेकिन मैक्सिमम या नियरली देखा गया है कि जो कोडॉन्स हैं वो यूनिवर्सल हैं। और कहीं कहीं एक्सेप्शन तो होते हैं, साइंस में हर जगह एक्सेप्शन होते हैं। तो सम एक्सेप्शंस
Some exception to this rule has been found in mitochondrial codon and in some कुछ एक्सेप्शंस भी पाए जाते हैं कहाँ पे. Some exception to this rule has been found in mitochondrial codon and in some protozoan. और कुछ एक्सेप्शन नियरली यूनिवर्सल बोला गया है, पूरा यूनिवर्सल नहीं, नियरली यूनिवर्सल बोला गया है. तो कहीं कहीं एक्सेप्शंस पाए जाते हैं. और कहाँ पाए गए हैं एक्सेप्शंस? माइटोकॉन्ड्रिया में जो कोडॉन होते हैं और कई प्रोटोजोन में कोडॉन होते हैं, उनमें कुछ एक्सेप्शंस भी पाए जाते हैं. लेकिन जो कोड है वो नियरली क्या है? यूनिवर्सल है. AUG हैज़ डुअल फंक्शन. ये AUG जो कोडॉन है इसके पास डुअल फंक्शन, 2 रोल होता है. और बाकी जो हैं कोडॉन्स वो किसी एक ही अमाइनो एसिड को कोड करेंगे. लेकिन AUG के पास 2 रोल होता है. पहला कौन सा रोल होता है? इट कोड फॉर मेथियोनिन, जैसे मैंने बताया कि मेथियोनिन को कोड करता है. एंड इट ऑल्सो एक्ट एज इनिशिएटर कोडॉन. और एक इनिशिएटर कोडॉन की तरह वर्क करता है. मतलब जैसे जेनेटिक कोड शुरू होता है तो पहला जो कोडॉन होता है वो AUG होता है. यानी कि AUG के 2 फंक्शन हैं. पहला फंक्शन कौन सा है कि वो एक मेथियोनिन नाम के अमाइनो एसिड को कोड करता है. मतलब ये कोड कहीं रहेगा तो उससे मेथियोनिन बनेगा. और दूसरा काम ये होता है कि जो जेनेटिक कोड स्टार्ट होता है यहाँ पे स्टार्टर कोडॉन की तरह ये यूज़ होता है. मतलब पहले अगर हमारा अमाइनो एसिड का सीक्वेंस बन रहा है न्यूक्लियोटाइड से या मैसेंजर आरएनए है तो पहला कोडॉन जो होगा वो AUG होगा. मतलब वहाँ से स्टार्टिंग होती है AUG से. इनिशिएटर कोडॉन की तरह काम करता है. UAA, UAG एंड UGA स्टॉप या टर्मिनेटर कोडॉन. ये 3 कोडॉन जो हैं जिनमें मेरा बताया था कि याद करना है, इन तीनों कोडॉन ये आर स्टॉप टर्मिनेटर कोडॉन. मतलब ये कोडॉन किसी भी अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं स्टॉप या टर्मिनेटर कोडॉन. इफ the following is the sequence of nucleotide in mRNA, predict the sequence of amino acid coded by it, take the help of checkerboard. अब ये हम आपके लिए होमवर्क देते हैं हम कि ये आप चेकरबोर्ड जो मैंने पीछे दिखाया था उसको चेक करेंगे. और ये जो कोडॉन्स लिखे हुए हैं इन कोडॉन्स के लिए जो अमाइनो एसिड बनेंगे उन अमाइनो एसिड को आप चेक करेंगे और इसका आंसर कमेंट में देंगे. तो आप इसे करके अच्छे से होमवर्क देखते हैं कितने लोग करके देखते हैं और फिर उसको कमेंट में आंसर ज़रूर करिएगा, ज़रूर से. ये मेरा होमवर्क है. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. नाउ ट्राई द अपोजिट. मतलब पहले आपने कोडॉन्स देखें और कोडॉन्स के अकॉर्डिंग अमाइनो एसिड आप लिखेंगे और चेक करेंगे चेकर बोर्ड से देख के. और फिर अगर आपको उल्टा करना हुआ अपोजिट, मतलब कि जो अमाइनो एसिड है उनको देख के कोडॉन बनाना हुआ. फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड कोडेड बाय mRNA, प्रिडिक्ट द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन RNA. तो देखिए अगर आपको कोडॉन पता है तो आप आसानी से चेकर बोर्ड से देख के उसके अमाइनो एसिड को बता सकते हैं, क्योंकि एक कोडॉन है तो वो एक ही अमाइनो एसिड करेगा. एक अमाइनो एसिड के लिए 3-4 कोडॉन हो सकते हैं, लेकिन एक कोडॉन जो है वो एक ही अमाइनो एसिड को कोड करेगा. तो जो कोडॉन रहेगा उसके अकॉर्डिंग अमाइनो एसिड लिख देंगे. लेकिन अगर हम एक अमाइनो एसिड को देखें तो उसको कोड करने वाले 2-3 कोडॉन है, तो कौन से कोडॉन को आप लेंगे? तो यहाँ पे जो प्रोसेस होता है वो कॉम्प्लिकेट हो जाता है. जैसे अगर मेथियोनिन है तो मेथियोनिन के लिए AUG है, मान लीजिए आप लिख लेते हैं. लेकिन फिनाइल एलेनिन FPHE जो लिखा हुआ है इसके लिए एक नहीं एक से ज़्यादा कोडॉन होते हैं. तो कौन सा कोडॉन लेंगे? डू यू फेस एनी डिफिकल्टी इन प्रेडिक्टिंग द ऑपोजिट? यस, डिफिकल्टी होगी. क्यों? क्योंकि अमाइनो एसिड, एक अमाइनो एसिड के लिए मोर देन 1 कोडॉन. जैसे मान लीजिए अगर ये एक अमाइनो एसिड है तो इसके लिए 3-4 कोडॉन होंगे. ऐसा नहीं कि एक ही कोडॉन हो सकता है, एक कोडॉन हो लेकिन हो सकता है 3-4 कोडॉन हो. 3-4 कोडॉन एक ही अमाइनो एसिड को कर रहे हैं तो आप कौन सा वाला कोडॉन लिखेंगे? तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है. तो इससे हमें क्या जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टी में पता चल जाती है. कैन यू कोरिलेट विद 2 प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड यू हैव लर्न. इससे हमने क्या सीखा कि अमाइनो एसिड के लिए जो एक अमाइनो एसिड है उसके लिए एक से ज़्यादा कोडॉन हो सकते हैं, लेकिन
एक कोडॉन के लिए केवल एक ही अमाइनो एसिड होता है। ये बात अपने दिमाग में रख लीजिए कि एक कोडॉन के लिए केवल एक ही अमाइनो एसिड है, मतलब एक कोडॉन एक ही अमाइनो एसिड को कोड करता है, लेकिन एक अमाइनो एसिड के लिए मोर देन वन कोडॉन हो सकते हैं। यही इनके बात से प्रॉपर्टी पता चलती है। अब आगे देखते हैं। म्यूटेशन एंड द जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड और म्यूटेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे हमने कहा था कि म्यूटेशन स्लो प्रोसेस है जिसकी वजह से कुछ सीक्वेंस जेनेटिक कोड में चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ नया इवोल्यूशन होता है इस तरह से। तो किस तरह के म्यूटेशन हम देखा जाता है नेचर में, किस तरह का म्यूटेशन हम देखते हैं और कैसे वो चेंज होता है जेनेटिक कोड, ये सब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। The relationship between gene and DNA are best understood by mutation studies. DNA और DNA और जीन के बीच का रिलेशनशिप हम म्यूटेशन के इफेक्ट से आसानी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर म्यूटेशन हुआ है तो कुछ चेंजेस हुए होंगे जीन में, डीएनए में, तो इस तरह से उनका रिलेशनशिप अच्छे से समझ सकते हैं म्यूटेशन स्टडीज से। यू हैव स्टडीड अबाउट म्यूटेशन एंड इफेक्ट इन चैप्टर 5। चैप्टर 5 में यानी मेंडेलियन जेनेटिक्स में अगर आपने पढ़ा होगा तो ज़रूर, उसमें म्यूटेशन लास्ट में म्यूटेशन और उसके इफेक्ट के बारे में बताया गया है। इफेक्ट ऑफ लार्ज डिलीशन एंड रीअरेंजमेंट इन अ सेगमेंट ऑफ डीएनए आर इजी टू कॉम्प्रीहेंड। लार्ज डिलीशन, अगर मान लीजिए कोई डीएनए सीक्वेंस है, कोई कोडॉन है, ए है, जी है, टी है, सी, इस तरह से कुछ कोडॉन है, उसमें अगर डिलीशन हो जाता है, लार्ज डिलीशन होता है, मान लीजिए कोई कोडॉन बहुत ज़्यादा डिलीट हो गया है, तो वो डिलीशन हम समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं, क्योंकि एक लार्ज सेगमेंट जो है डीएनए का वो डिलीट हो गया है, तो हम समझ सकते हैं। इट may result in loss or gain of one gene or so it function। और इसकी वजह से डिलीशन और रीअरेंजमेंट, डीएनए के सेगमेंट के रीअरेंजमेंट या डिलीशन की वजह से कुछ जीन का या तो लॉस हो सकता है या तो गेन भी हो सकता है, और उनके फंक्शन का, जैसे अगर कोई जीन है उसका डिलीशन हो गया यानी डिलीट हो गया, ख़त्म हो गया, तो उसका जो हमें पहले तो उस जीन का लॉस हो जाएगा, अगर वो लॉस हो जाएगा जीन, तो वो जो फंक्शन करता होगा वो फंक्शन भी अफेक्टेड होगा, यानी वो फंक्शन नहीं हो पाए, क्योंकि अगर कोई काम करने के लिए जीन का कुछ प्रोटीन बनाने का फंक्शन था और वो जीन ही डिलीट हो गया, अगर जीन डिलीट हो गया तो फंक्शन या प्रोटीन कैसे बनाएगा। तो इस तरह से कई तरह के म्यूटेशंस भी कई तरह के होते हैं, कुछ लार्ज होते हैं, कुछ स्मॉल होते हैं, कुछ पॉइंट म्यूटेशन होते हैं, किसी एक सीक्वेंस में चेंज हो जाता है, तो म्यूटेशन भी कई तरह के होते हैं। जो हमें पढ़ना है वो इसमें हम देखते हैं। द इफेक्ट ऑफ पॉइंट म्यूटेशन विल बी एक्सप्लेन्ड हियर। और यहाँ पे ऐसे बताया मैंने कि म्यूटेशन बहुत ढेर सारे टाइप के होते हैं और हायर क्लास में उनके बारे में पढ़ना भी होगा हमको, लेकिन पॉइंट म्यूटेशन को यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाए। एक तरह का म्यूटेशन होता है पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन मतलब किसी एक बेस सीक्वेंस में चेंज आ जाना, किसी एक बेस सीक्वेंस में या तो डिलीट हो जाए या तो गेन हो जाए, कहीं से आ जाए, जुड़ जाए या हट जाए, इस तरह से किसी एक बेस के बारे में जो म्यूटेशन होगा उसे पॉइंट म्यूटेशन हम कहते हैं, और यहाँ पे उसे एक्सप्लेन किया गया है। अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन इज अ चेंज ऑफ सिंगल बेस पेयर इन द जीन फॉर बीटा ग्लोबिन chain that result in chain of amino acid residue glutamate to valine. It result to the disease condition called sickle cell anemia। एक बहुत ही क्लासिकल एग्जाम्पल है किसका, पॉइंट म्यूटेशन का, जहाँ पे एक सिंगल बेस पेयर था वो चेंज हो जाता है और उसकी वजह से जो बीटा ग्लोबिन चेन बनती है उसमें चेंज, अमाइनो एसिड का चेंज हो जाता है, किसमें, सिकल सेल एनीमिया। मतलब सिकल सेल एनीमिया एक एग्जाम्पल है किसका, पॉइंट म्यूटेशन का, जिसमें होता क्या है कि एक बेस रहता है वो चेंज हो जाता है, उस बेस के चेंज होने की वजह से जो अमाइनो एसिड उससे बनता है वो भी चेंज हो जाता है। तो कौन सा चेंज हो जाता है, ग्लूटामिक एसिड बनना होता है, बीटा ग्लोबिन चेन, हीमोग्लोबिन में दो चेन होती है, अल्फा चेन, बीटा चेन, तो उस चेन में, बीटा चेन में 6th पोजीशन पे, बीटा चेन जो है उसके 6वें पोजीशन पे एक बेस का ऐसा चेंज हो जाता है जिसकी वजह से अमाइनो एसिड चेंज हो जाता है। ग्लूटामिक एसिड बनना चाहिए था लेकिन बन जाता है वैलिन।
बनना था ग्लूटामिक एसिड लेकिन बन जाता है वैलीन, ये दोनों अमाइनो एसिड के नाम हैं। तो इसकी वजह से एक डिजीज कंडीशन होती है जिसे कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि ऐसे नॉर्मली जो सेल है वो ऐसे नॉर्मल रहेंगे, लेकिन जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो वो जो सेल होंगे वो सिकल शेप के हो जाएंगे, हसीए के शेप के हो जाएंगे सिकल सेल, तो टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। तो नॉर्मली आरबीसी जो है वो गोल है, लेकिन सिकल सेल एनीमिया में क्या हो जाएगा, वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा सिकल सेल एनीमिया। ये एग्जाम्पल है किसका, पॉइंट म्यूटेशन का। द effect of point mutation that insert or delete a base in structure gene can be best understood by following example। जो इफेक्ट है पॉइंट म्यूटेशन का इंसर्ट या डिलीट करने में बेसिस के स्ट्रक्चरल जीन में, वो एक अभी एग्जांपल दे रहा है, उससे अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसा हम देख लेते हैं सिकल सेल एनीमिया में कौन से बेसिस का चेंजेस होते हैं, एक बार देख लेते हैं, थोड़ा आसान रहेगा समझने में। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत आसान है थोड़ा सा पॉइंट। यहाँ पे बनना है GAG से, मतलब यहाँ पे कोडिंग आप देख सकते हैं थोड़ा सा, GAG मैसेंजर आरएनए बन रहा है, सेम कोड यानी कोडॉन होगा। टेम्पलेट कौन सा होगा, ये वाला टेम्पलेट होगा। इस टेम्पलेट से GCTC से बन रहा है GAC, मतलब C के जगह G, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं एक बार। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं सिकल सेल एनीमिया के बारे में थोड़ा सा हम चेक करते हैं सिकल सेल एनीमिया। देखिए नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन ए का जीन जो है GAGCTC। देखिए यहाँ पे डीएनए में दो स्ट्रैंड होता है कि टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, कोडिंग स्ट्रैंड होता है, क्योंकि कोडिंग का जो सीक्वेंस होता है वो मैसेंजर आरएनए के बराबर होता है, मतलब उसी की तरह आइडेंटिकल होता है। इसलिए GAG वाला और GAG वाला क्या होगा, ये वाला हमारा कोडिंग स्ट्रैंड होगा। कौन सा स्ट्रैंड होगा, कोडिंग स्ट्रैंड। जबकि कॉम्प्लीमेंटरिटी बेसिस वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा होगा, इस टेम्पलेट का, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड, इसका मैसेंजर आरएनए है, तो C के जगह पे C के प्लेस पे G, T के प्लेस पे A और C के प्लेस से G। तो ये हमारा मैसेंजर आरएनए बन रहा है, और इस मैसेंजर आरएनए से हमारा अमाइनो एसिड यानी ग्लूटामिक एसिड भी बन रहा है नॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में। और हीमोग्लोबिन नॉर्मल है तो जो हीमोग्लोबिन मतलब जो आरबीसी का शेप होगा वो भी नॉर्मल रहेगा। लेकिन म्यूटेशन की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो पोजीशन होता है GAG, यहाँ पे हम देख सकते हैं GAG है, यहाँ पे चेंज हो जाता है, GAG से GTG हो जाता है, GTG। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे GAG था, यहाँ GTG होता है। चेंज होने की वजह से एक के जगह पे T आ गया, जिसकी वजह से जो मैं टेम्पलेट स्ट्रैंड यहाँ पे देख सकते, टेम्पलेट स्ट्रैंड में भी चेंज होगा। CTC था तो CAC हो गया। अब A की वजह से यहाँ पे जो मैसेंजर आरएनए बनेगा वहाँ U बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंटरी। और क्योंकि यहाँ पे GAG से बन रहा है ग्लूटामिक एसिड, और यहाँ GUG होगा जिससे वैलीन बन जाएगा। तो ये बीटा ग्लोबिन चेन जो है वो चेंज हो गई, ग्लूटामिक एसिड बनना था लेकिन बन गया क्या, वैलीन, जिसकी वजह से ऑक्सीजन टेंशन के समय में, मतलब जब ऑक्सीजन की कमी होगी सेल में, उस समय जो हमारा नॉर्मल आरबीसी होगा वो चेंज हो जाएगा सिकल शेप में। जैसे आप सिकल शेप देख सकते हैं, ये किस तरह से शेप हो जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, और ये फर्दर ऑक्सीजन कैरी नहीं करेगा। नॉर्मल आरबीसी ऑक्सीजन कैरी करता था, लेकिन ये आरबीसी ऑक्सीजन कैरी नहीं करेगा। तो ये क्यों चेंज हुआ, केवल एक पॉइंट के चेंज होने से, एक बेस के चेंज होने की वजह से ये अमाइनो एसिड चेंज हो गया, जिसकी वजह से डिफेक्ट आ गया, सिकल सेल एनीमिया। ये क्लासिक एग्जांपल है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा एग्जांपल। एक बार फिर से एक बार जस्ट स्टूडेंट पढ़ लेते हैं। अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ
A point mutation is a change of single base pair in the gene for beta globin chain that result in change of amino acid residue glutamate to valine. ये समझ में आ गया होगा. This result into disease condition called sickle cell anemia. Effect of point mutation that insert or delete a base in a structure gene can be best understood by following example. अब हम जो नया देखेंगे उसमें क्या होगा कि किसी एक बेस को इंसर्ट किया जाए, यानी कोडिंग स्ट्रैंड में जैसे ए है, जी है, सी है, टी है या यू है, यहाँ पे क्योंकि मैसेंजर आ रहे हैं तो यू होगा, यू ए जी. इसके बीच में कहीं बीच में एक बेस को या तो इंसर्ट किया जाएगा, यानी इनके बीच मान लीजिए ला दिया गया, कोई बेस को जोड़ दिया गया. इंसर्ट करना यानी उस सीक्वेंस के बीच में ला देना, और डिलीट करना मतलब उस सीक्वेंस से ही एक बेस को हटा देना, डिलीट कर दिए. तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा ये हम अभी पढ़ने जा रहे हैं एग्जाम्पल देख के. Consider the following exam statement that is made up of following words and each have 3 letters like codon. अब आगे देखते हैं हम. Consider a statement that is made up of following words. एक statement consider करते हैं जिनमें following words हैं, having 3 letter like genetic code. जैसे genetic code में 3 कोडॉन्स मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, कोड्स या बेसेस होते हैं, उसी तरह से यहाँ पे 3 लेटर के वर्ड्स बनाए जा रहे हैं और उन वर्ड्स में देखते हैं क्या चेंजेस होते हैं, तो कैसे फर्दर चेंज आता है. राम हैज़ रेड कैप, तीनों में 3 लेटर हैं, देख सकते हैं आप, RAM, HAS, RED, CAP. अगर हम इनके बीच में हैज़ और रेड के बीच में, हैज़ और रेड के बीच में एक लेटर बी इंसर्ट कर दें, इंसर्ट अ लेटर बी हैज़, तो और फिर ये वर्ड क्या 3 वर्ड में क्या रीअरेंज हो जाएगा. देखिए राम सही रहेगा, वो जैसा है वैसे ही रहेगा, हैज़ सही रहेगा, और हैज़ और रेड के बीच में हमने बी इंसर्ट किया है, तो ये 3 वर्ड बनाने के लिए BRE हो जाएगा, DCA और P हो जाएगा. 3 का कोडॉन बनता है, इसलिए वो आगे बढ़ जाएगा और ये रह जाएगा. इसी तरह अगर हम 2 लेटर्स आई भी ऐड कर देते हैं, बी और आई भी ऐड कर देते हैं इन दोनों के बीच में, तो क्या हो जाएगा, पहला तो सेम है, दूसरा भी सेम रहेगा, लेकिन जहाँ पे इंसर्ट किए वहाँ से चेंजेस होने लगेंगे. तो BIR हो जाएगा, EDC और AP हो जाएगा. फिर हम तीसरा लेटर मान लीजिए बिग ऐड कर दिए, 3 लेटर, तो क्या हो जाएगा, राम पहला तो सही है, हैज़ भी सही है, बीच में हम बिग यानी 3 लेटर्स ऐड कर दिए, और रेड कैप तो हमारा सही है. अब हमको समझ में आ रहा है ना कि क्या मतलब है, राम हैज़ बिग रेड कैप. यहाँ पे 3 लेटर जब हम ऐड कर दिए तो फिर वैसा ही कुछ सिमिलर समझ में आने वाला स्टेटमेंट आने लगा. ठीक है, पहले एक लेटर ऐड किए तो फिर कुछ चेंजेस आए, शिफ्ट हुआ, फिर आई ऐड किए, फिर आगे शिफ्ट हुआ, फिर एक पूरा 3 लेटर शिफ्ट करिए तो एक वर्ड आगे शिफ्ट हो गया. ठीक है, इस तरह से शिफ्ट हुआ. The same exercise can be repeated by deleting the letter RED from one by rearranging the statement by a ट्रिपलेट वर्ड. अब जैसे कि हमने इंसर्ट किया, एक वर्ड इंसर्ट किया तो आगे कुछ बेसिस बढ़ गए, मतलब वर्ड्स बढ़ गए, दूसरा किया थोड़ा सा और आगे बढ़ गया, तीसरा किया तो एक तीनों का शिफ्ट हो गया. उसी तरह से हम एक वर्ड को हटा भी सकते हैं, जैसे कि हटा के अगर हम यहाँ से रेड वर्ड को हटाना शुरू करें एक वर्ड करके, तो राम हैज़, पहला वर्ड तो सही है, यहाँ पे जब रेड था, रेड की जगह R हटा दिए तो EDC और AP हो गया, R हटा दिए पहले बार में, तो EDC 3 में और फिर AP. फिर उसके बाद हम कौन सा वर्ड हटा देते हैं, E हटा देते हैं. अगर E हटा दिए तो क्या बचेगा, पहले बिग तो हटा हुआ है, ये ओरिजिनल स्टेटमेंट की बात किया, तो बिग तो हटा हुआ है, तो 3 लेटर राम हैज़ 3 लेटर, अब फिर ECA 3 लेटर हो जाएगा, फिर P, तो देखिए राम हैज़ DCA एंड P. फिर एक और लेटर हटा दिया, D भी हटा दिए, तो क्या बचेगा, राम हैज़ कैप. अब हमको स्टेटमेंट समझ में आ रहा है, मतलब 3 लेटर अगर हम इंसर्ट करते हैं या 3 लेटर निकालते हैं तो हमें कुछ मीनिंगफुल सेंटेंस मिल जा रहा है. तो इससे ये क्या कंक्लूजन निकलता है, द कंक्लूजन फ्रॉम द अबव एक्सरसाइज इज वेरी ऑब्वियस, बहुत ही आसान है. इंसर्शन और डिलीशन ऑफ 1 or 2 बेसिस चेंजेस द रीडिंग फ्रेम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसर्शन और डिलीशन. ये हमें क्या बताता है कि अगर हम इंसर्शन करें यानी जोड़ें या डिलीशन करें, डिलीट करें 1 और 2 बेसिस को, तो जो हमारा रीडिंग फ्रेम जो हम पढ़ रहे हैं, रीडिंग वाला फ्रेम है, वो चेंज हो जाएगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसर्शन और डिलीशन.
जिस पॉइंट को से हम इंसर्ट कर रहे हैं, जिस पॉइंट से हम जोड़ रहे हैं या जिस पॉइंट से हम निकाल रहे हैं, उस पॉइंट से चेंजेस आना शुरू हो जाता है। हाउएवर सच म्यूटेशन आर रेफर्ड टू एज फ्रेम शिफ्ट, इंसर्शन और डिलीशन म्यूटेशन। और उन म्यूटेशन को हम क्या कहते हैं, फ्रेम शिफ्ट, क्योंकि देखिए रीडिंग फ्रेम चेंज हो जा रहा है, जिसकी वजह से उसको कहते हैं फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन अगर हम जोड़ रहे हैं, या डिलीशन म्यूटेशन। इंसर्शन और डिलीशन ऑफ 3 और इट्स मल्टीपल बेसिस, इंसर्ट और डिलीट इन वन और मल्टीपल कोडॉन, हेंस 1 to multiple amino acid reading frame remain unaltered from that point onwards। अगर हम एक दो बेसिस डालते हैं तो जिसकी वजह से रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाता है, जिसे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं, वहाँ से जहाँ पे हम इंसर्ट कर रहे हैं डिलीट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम 3 बेसिस या उनके 3 के मल्टीपल बेसिस को इंसर्ट या डिलीट करते हैं तो जो रीडिंग फ्रेम है वो अनअल्टर्ड रहेगा, यानी सेम रहेगा फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ ऑनवर्ड। जैसे कि राम हैज़ रेड कैप लिखा था, राम हैज़ रेड कैप। तो अगर हम 3 वर्ड्स हटा देते हैं, 3 हटाते हैं, तो जहाँ से हटाया उसके बाद भी हम उस स्टेटमेंट को पढ़ सकते हैं, राम हैज़ कैप। ये जो है हमारा फ्रेम जो है वो सेम है, फ्रेम जैसा था वैसा ही है, रेड कैप। लेकिन अगर हम और ऐड भी करते तब भी सेम रहेगा। एक एक वर्ड हटाते हैं तो वहाँ से जहाँ से हटाएं वहाँ से रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाता है। यही यहाँ तक पढ़ना था म्यूटेशन में। आगे कल हम ट्रांसफ़र आरएनए के बारे में पढ़ेंगे और प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट कर देंगे। तो जितना मैंने पढ़ाया उसको अच्छे से रिवाइज़ करिएगा। कोई पॉइंट नहीं आ रहा होगा तो डाउट में पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा सब अपने दोस्तों में। और फिर जो होमवर्क दिया है उसको ज़रूर से करके आइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर पढ़ाऊँ तो मुझे लगे कि बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। Best wishes from my side. Thank you.